नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग। मैं विशाल जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल जीएस क्रांति विद विशाल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्त, हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट पढ़ रहे थे। कल के वीडियो में कुछ असामान्य परिस्थिति के कारण, कुछ आवाज़ें आने के कारण हमने वहीं पर रोक दिया था। अब आगे की पढ़ाई हम आज शुरू करने वाले हैं कि आखिर उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि आखिर नेपोलियन बोनापार्ट के क्या सुधार थे, उसके किस प्रकार सुधार थे। जो कहा जाता है, एक प्रसिद्ध कथन किसी ने कहा है, किसी आलोचक ने कहा है कि नेपोलियन के हम 40 युद्धों को भूल सकते हैं लेकिन नेपोलियन के सुधार नहीं भूल सकते। तो हम ऐसे भाई क्या सुधार हो गए जो हम नहीं भूल सकते। तो आज हम उन्हीं सुधारों को पढ़ने वाले हैं। आपको हम बता दें कि जो नेपोलियन था, नेपोलियन ये बुर्बो वंश, आपको पता है कि फ्रांस में बुर्बो वंश था, जर्मनी में हैब्सबर्ग वर्ग था, साम्राज्य था। ऐसे बहुत सारे साम्राज्य आपको हम शुरुआत में बता रहे थे किस प्रकार साम्राज्यों का विकास हुआ, तो उसमें हम बताए थे। उसी प्रकार फ्रांस में जो बुर्बो वंश था, फ्रांस का बुर्बो वंश जो पुराना बुर्बो वंश था और नेपोलियन के समय में जो बुर्बो वंश था ये उसमें पृथक था। क्योंकि नेपोलियन का जो बुर्बो वंश था वह कोई पुराने तरीके से स्थापित शासन नहीं था, बल्कि ये जन स्वीकृति के आधार पर बुर्बो वंश में नेपोलियन शासन प्रणाली की स्थापना हुई थी। नेपोलियन ने एक जन स्वीकृति, मतलब आपको बताया था किस प्रकार नाशपाती पक गई और पूरी फ्रांस की जनता और उसके स्वागत करते हुए उसको शासन प्रणाली स्थापित करती है। तो नेपोलियन जब 1804 ईस्वी में सम्राट बनता है तो उसके बाद उसने क्या क्या सुधार किए, किस प्रकार से उसने एक प्रसिद्ध कथन कहा कि मैं क्रांति हूं। उसने प्रसिद्ध कथन कहा, मैं क्रांति भी हूं और क्रांति का हत्यारा भी। तो उसने क्या क्या आपको बता चुके हैं, किस प्रकार से उन्हें मिक्सचर करके पुरातन व्यवस्था को और अपनी नवीन व्यवस्था को ला करके फ्रांस ही नहीं पूरे यूरोप में फैला और यूरोप में एक राष्ट्रवाद का उदय भी नेपोलियन की इसी व्यवस्था के कारण होता है। नेपोलियन न कि फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में अपने सुधारों को गति देता था। जहां जहां वो फ्रांस के क्षेत्रों को जीतता वहां पर वह विभिन्न प्रकार के सुधारों को लागू करता, जैसे कि वह वहां पर बैंकिंग व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को लागू करता, समाज आर्थिक व्यवस्था के रूप में वहां पर वो औद्योगिक वस्तुओं का प्रदर्शनी करता और वहीं पर दूसरी तरफ वो अपने वहां पर नेपोलियन कोड को लागू करता। नेपोलियन कोड यानी कि वह जो मूल भावना थी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की, उसमें वह समाहित था। स्वतंत्रता, वह मानव अधिकारों की स्वतंत्रता, वह आपसी लोगों में समानता की बातें करके जो नेपोलियन कोड के अंतर्गत वह बहुत सारे विधि संग्रह को लागू करता, वहाँ पर फौजदारी कानून लागू करता, व्यक्तिगत कानून लागू करता ना, और सिविल कानूनों को लागू करता। तो ये सारे जो पुरातन व्यवस्था के अंतर्गत ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो पूरे यूरोप में इसकी जन स्वीकृति बढ़ गई थी। पूरे यूरोप का लाडला हो गया था नेपोलियन बोनापार्ट। तो लेकिन एक बात ये भी आपको दिलचस्प बात यह है कि जहां पर ये पूरे यूरोप का लाडला हो गया, लाडला बेटा लाडला शासक हो गया था, वहीं पर इसी यूरोप में एक आंतरिक विरोधाभास के कारण अंततः नेपोलियन का पतन भी होता है। क्योंकि अगर आपको हम बताएं कि अगर सपोज दैट मान लो अगर हम एक कहानी के रूप में, उदाहरण के रूप में बताएं, अगर हम आपके घर खूब सारा धन दौलत मान सम्मान, आपको सब कुछ, मतलब आपके घर में खूब धन दौलत लाएं, टीवी लाएं, फ्रिज लाएं, अच्छे कुल रख दें, लेकिन सपोज दैट मान लो आपके एक बहुत कीमती चीज जो आपके घर में हो, जैसे कि आपके शादी का कोई ऐसा चीज है जो आप किसी को न देना चाहते हो ना, आपके माँ के द्वारा आपको दिया गया ऐसा गिफ्ट हो जो आप किसी को न देना चाहते हो, आपके पतिदेव के द्वारा आपको दिया गया ऐसा कोई गिफ्ट हो जो आप किसी को नहीं देना चाहते। अगर उस गिफ्ट को हम लेके चले आएंगे तो अगर हम ले लेंगे आपसे ज़बरदस्ती, तो आपको कहीं ना कहीं वो जो फ्रिज कूलर टीवी हम आपको दिए हैं उसके सामने जो हम आपका ये गिफ्ट लेके जा रहे हैं, आपके मन में एक ठेस पैदा कर देगी कि ये व्यक्ति सही नहीं है। तो वही कारण हुआ नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो अलग अलग क्षेत्रों में क्रांति का फैलाव करता है और वहाँ पर सुधारों को लागू करता है, लेकिन उन क्षेत्रों के जो बहुमूल्य वस्तुएं होती थी, सांस्कृतिक वस्तुएं होती थी, जो वहाँ की चीज़ों को लाकर फ्रांस में दे देता था, जिसके कारण आंतरिक व्यवस्था
वहाँ पर आंतरिक विरोधाभास भी लागू हो जाता है। मतलब कि लोगों के अंदर आंतरिक विरोधाभास जो अंततः उसे पतन का कारण भी बन जाता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पहले ये देखते हैं कि आखिर उसके फ्रांस की क्रांति में नेपोलियन का क्या महत्व था, उसने किस प्रकार से महत्व को स्थापित किया किस दृष्टि में, और वह किस प्रकार से बुर्बो वंश से अलग था, इसको हम देख लेते हैं। आप लोग हेडिंग डालिए पहले कि नेपोलियन बुर्बो वंश के से किस प्रकार पृथक था। हेडिंग डालिए, नेपोलियन बुर्बो वंश से किस प्रकार पृथक था। नेपोलियन बुर्बो वंश से किस प्रकार पृथक था, किस प्रकार पृथक था, किस प्रकार पृथक था, किससे? नेपोलियन बुर्बो वंश से। क्योंकि पुराना बुर्बो वंश न्यू बुर्बो वंश में जो परिवर्तन थे, जो क्योंकि वो तो निरंकुश शासन के अंतर्गत आता थे, ये जन स्वीकृति के आधार पर स्वनिर्मित, किसी थॉमसन महोदय ने कहा कि ये स्वनिर्मित है, ये इसने अपने शासन को, अपने शासन प्रणाली, अपने सुधारों को के जरिए अपने आप को निर्मित किया है। क्योंकि वो जो 40 युद्ध जीते थे, वो कभी जो पराजित नहीं हुआ था, उससे फ्रांस की जनता बहुत सम्मान पूर्वक उसको देखती थी। तो वो, और जो उसके बाद वह आपको बताया इसके पहले वीडियो में, किस प्रकार वह मध्य वर्ग हो या फिर पादरी वर्ग हो, धर्म हो, धार्मिक वर्ग हो या फिर कुलीन वर्ग हो, इन सभी लोगों को जो लेकर एक साथ लेकर चलने वाला जो एक दृष्टिकोण, इसकी दृष्टि पैदा की थी और उस प्रकार से उसने कानून बनाए थे, परिवर्तन किए थे, ये कहीं न कहीं उसको जन स्वीकृति का आधार बन जाता है। और इसीलिए उसने खुद अपने आप को स्वनिर्मित किया है, कोई वह उत्तराधिकारी के रूप में निर्मित नहीं हुआ है। इसीलिए थॉमसन महोदय कहते हैं कि ये स्वनिर्मित आधार पर निर्मित हुआ है। तो आप लोग हेडिंग डालिए कि नेपोलियन बोनापार्ट बुर्बो वंश से किस प्रकार पृथक था। लिखिए, नेपोलियन एक सम्राट के रूप में बुर्बो शासकों से पृथक था, बुर्बो शासकों से पृथक था। उसका पद जन स्वीकृति पर आधारित था, उसका पद जन स्वीकृति पर आधारित था। लिखिए, थॉमसन महोदय का मानना है कि औद्योगिक क्रांति के इस युग में जिसने स्वनिर्मित मानव को यह जन्म दिया है, जिससे नेपोलियन एक सम्राट बन गया, जिससे नेपोलियन एक स्वनिर्मित सम्राट बन गया। फिर लिखिए, नेपोलियन के शासन को कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जाता है। पॉइंट नंबर 1, प्रथम वह पूर्व काल के फ्रांसीसी नेताओं से पृथक था। आपको हम बता चुके किस प्रकार पृथक था। वह फ्रांसीसी नेताओं से पृथक था क्योंकि मुख्यतः वह एक सैनिक जनरल था। इसलिए उसने फ्रांसीसी क्रांति को साम्राज्यवाद और सैनिक गौरव की ओर मोड़ दिया। देखो दोस्त, अगर आप लोग लगता हो जब चुनाव आता है तो उस समय क्या होता है? जब चुनाव आता है तो एक अलग सा माहौल देश में क्रिएट हो जाता है, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो। राष्ट्रवाद की भावना एक इस कदर लोगों में बस जाती है, लोगों के अंदर समा जाती है को उस समय जो पार्टी राष्ट्रवाद को महत्व देता है, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है, और वही पार्टी को जीतने के आसार दिखाई पड़ते हैं। तो वही तरीका है कि जो इसने नेपोलियन बोनापार्ट था। अरे यार, कहाँ लग के मोबाइल यही है साला। तो उसने अपने जो क्रांति को फ्रांसीसी क्रांति को साम्राज्यवाद और सैनिक गौरव की ओर मोड़ दिया।
तो इससे क्या होता है कि साम्राज्यवाद सैनिक गौरव में तरफ मोड़ने से राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो जाती है। तभी हम आगे देखेंगे जब साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद के ये गौरव की वजह से एक तरफ यूरोप की सेना लड़ रही है, दूसरी तरफ फ्रांस की जनता लड़ रही है। फ्रांस की जनता लड़ रही है और यूरोप की सेना लड़ रही है। राष्ट्रवाद का आधुनिकीकरण यहीं से दिखाई पड़ता है, किस प्रकार राष्ट्रवाद अपने चरम स्तर पर पहुंचता है। राष्ट्रवाद का मतलब यह नहीं है कि आप अपने देश में रह के कुछ अब जय हिंद भारत माता की जय के नारे लगाओ, यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद का मतलब बहुत ये सूक्ष्म दृष्टि, ये अगर सूक्ष्म दृष्टि, ये संकीर्ण भाषा होगी कि राष्ट्रवाद सिर्फ जय हिंद के नारे लगाने से, भारत माता की जय बोलने से राष्ट्रवाद, आप राष्ट्रवाद की बहुत प्रेरित हैं, समझ रहे हैं ना। तो साम्राज्यवाद और सैनिक गौरव की ओर मोड़ दिया। पॉइंट नंबर 2 लिखियो। सैनिक मोर्चे पर उसने अद्भुत सफलता पाई। उसे लगभग 40 युद्धों को जीतने का श्रेय दिया जाता है। फिर वह वाह मोर्चे पर उसकी सफलता ही एक शासक के रूप में फ्रांस में उसकी सफलता का आधार है। उसकी जब डायरेक्टरी, आपको बता चुके हैं, जब डायरेक्टरी शासन में दिक्कत होती है तो जिस प्रकार से इसकी क्षमता बढ़ रही थी और वहाँ पर वो वायु स्तर पर किस प्रकार से उस देशों को हरा रहा था, तो उसको जनस्वीकृति मिल जाती है फ्रांस में। नीचे लिखिए, दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह हो जाता है कि फ्रांस की क्रांति से उसका क्या संबंध था। क्योंकि उसने क्रांति से अपने संबंध को निर्धारित करते हुए दो विरोधी वक्तव्य दिए। डबल इन्वर्टेड कॉमम लिखिए। मैं ही क्रांति हूं। वहीं दूसरी तरफ उसने कहा, मैं क्रांति का हत्यारा। देखो, नेपोलियन बोनापार्ट बहुत कूटनीतिज्ञ व्यक्ति भी था, क्योंकि सैनिक होते वो कूटनीतिक व्यक्ति इसलिए था कि वह जानता था कि क्रांति से अगर हम क्रांति का साथ नहीं देंगे, अगर हम क्रांति से दूर रहेंगे तो क्या हुआ, हमें यूरोप में और फ्रांस में कभी भी जन स्वीकृति मिल ही नहीं सकती, हमें वहां के लोग खुद नहीं अपनाएंगे। तो वह क्रांति को नहीं छोड़ता था। लेकिन उसके साथ साथ आपको पता है कि जो व्यक्ति अगर इतना क्रांति को नहीं छोड़ सकता, लेकिन वह अगर सैन्य है, अगर वो सेना है, तो वह सिविल संस्थाओं को, जो भी संस्थाएं हैं, उसका विरोधी जरूर होगा। क्योंकि जो संस्थाएं होती हैं सेना को रोकती हैं, तो वह उसका विरोधी जरूर होगा। लेकिन वह विरोध को सीधा सीधा उत्पन्न नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको फ्रांस में स्वीकृति के लिए क्रांति का साथ देना था, इसलिए उसको क्रांति का शिशु माना जाता है। और लेकिन उसके साथ साथ उसने जो पादरियों को, एक कृत्रिम कुलीन तंत्रों को स्थापना करता है, वह चर्च व्यवस्था को धार्मिक रूप से अपनाता है, नारी शिक्षा को तिरस्कार करता है, नारी शिक्षा को गिराता है, महिलाओं को पुरुषों के अधीन करता है। यह सब उसे क्रांति के आदर्शों के विपरीत होता है। उसने इन सब के कारण उसने क्रांति का हत्यारा कहा जाता है। उसने क्रांति को तिलांजलि दे दी। तो एक पक्ष दिखता है उसने क्रांति को तिलांजलि दे दी, दूसरा पक्ष दिखता है उसने क्रांति के आदर्श को पूरे यूरोप में फैलाया। तो उसको क्रांति का हत्यारा भी कह सकते हैं और क्रांति का शिशु भी कह सकते हैं ना। इसमें आप कंक्लूजन आपको निकालना पड़ेगा। आपको कोई भी क्वेश्चन हल करने के लिए, यूपीएससी हो, सिविल सर्विस हो, पीसीएस हो, उसमें आपको दृष्टिकोण को एक सूक्ष्म दृष्टिकोण बनाना होगा। किसी एक मुद्दे पर अपना विचार न रखकर आप दोनों मुद्दों को पक्ष विपक्ष और कंक्लूजन जब आप जिस दिन निकाल लेंगे, उस दिन क्वेश्चन लिखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। समझ ले रहे हैं ना। आपको पक्ष भी पता होना चाहिए, थोड़ा सा विपक्ष भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के मोड में कब
कब आपको आलोचनात्मक दृष्टिकोण को पैदा करने की बात की जाए, कब समालोचनात्मक दृष्टिकोण को पैदा करने की बात की जाए, आप इसके लिए अपने 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 बाड़ रखे रहिए, ताकि आपको उस समय बाड़ खोजने की आपको उस समय जरूरत न पड़ने पड़े। अपने कुटीर में बाड़ जरूर रखिए, इस चीज को समझ रहे हैं ना। तो लिखिए, वस्तुतः उसने दो कथन दिए, प्रथम मैं क्रांति हूं, दूसरा क्रांति का हत्यारा। वस्तुतः क्रांति उसके संबंध निर्धारण की व्याख्या में दो बातों को ध्यान रखना आवश्यक है। प्रथम, वह मध्य वर्ग के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। दूसरा, वह सैनिक जनरल था। अतः जाहिर सी बात है कि वह सिविल संस्थाओं के प्रति उसके मन में सम्मान का भाव नहीं होगा। भाई को जो भी जनरल है उसके सिविल संस्थाओं में लफड़ा होता है। तभी तो भारत में देखो, जो सैनिक और सिविल संस्थाओं के जो सिविल अधिकारी है हमारे और सैन्य अधिकारी, इनके बीच हर में झड़प दिखाई पड़ता है। हर समय अक्सर आर्टिकल आते रहते हैं इन दोनों के बीच झड़प में कैसे कमी की जाए ना। नीचे लिखिए, परंतु नेपोलियन एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। इसलिए वह इस तथ्य को भली बात जानता था कि क्रांति से संबंध जोड़े बिना उसे फ्रांस में स्वीकृति नहीं मिल सकती। उसे फ्रांस व यूरोप में स्वीकृति नहीं मिल सकती। अतः एक तरफ उसने क्रांति में कुछ रैडिकल तत्वों को समाप्त कर दिया। वहीं दूसरी तरफ उसने क्रांति के कुछ तत्वों को अपनाया एवं फ्रांस तथा यूरोप में बढ़ चढ़कर उसका प्रचार किया। इसलिए वह एक तरफ तो स्वयं क्रांति का प्रतीक बन गया, दूसरी तरफ क्रांति का हत्यारा। फिर नीचे लिखिए, फिर नेपोलियन का अध्ययन करते हुए इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि उसने फ्रांस में अनेक सुधारों का सूत्रपात किया था। जिन सुधारों का लाभ फ्रांस को मिला और इनमें से अनेक सुधारों का लाभ यूरोप को भी मिला। मतलब उसने जो भी सुधार किया फ्रांस और यूरोप को दोनों मिले, क्योंकि उसने जहां जिन क्षेत्रों में गया वहां पर भी उस चीज़ों को लागू किया। नेपोलियन कोड को लागू किया, जो आर्थिक व्यवस्था था उसको भी लागू किया, इन सारी चीज़ों को, उस सामाजिक जो चीज़ें थी वहां पर लागू किया। तो इससे पूरे यूरोप में और इसको भी फायदा मिला। परंतु दूसरी तरफ नीचे से लिखो, परंतु दूसरी तरफ उसके कुछ सुधार ऐसे थे जो क्रांति के मूल आदर्श के विपरीत जाते थे। कौन कौन से ऐसे सुधार थे जो क्रांति के विपरीत जाते थे?
उदाहरण के लिए फ्रांस में उसने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया। फ्रांस में उसने सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया। फ्रांस में उसने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार किया तथा वैज्ञानिक व तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। परंतु दूसरी तरफ उसने प्राथमिक शिक्षा वह महिलाओं की शिक्षा पर की अवहेलना की। महिलाओं की शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की। देखो वह प्राथमिक शिक्षा और महिलाओं की शिक्षा अवहेलना की, जिस कारण उसे क्रांति का हत्यारा माना जाता है ना, अवहेलना की। उसी प्रकार दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट में उसी प्रकार उसने अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए मुद्रा व बैंकिंग व्यवस्था का सुधार किया तथा बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना किया। बैंकिंग व्यवस्था का सुधार किया व बैंक ऑफ फ्रांस का स्थापना किया। कर में वृद्धि के लिए लोगों के आय व्यय का लेखा जोखा करवाया, ताकि कर में वृद्धि हो, इसलिए उसने आय का लेखा जोखा कराया तथा उद्योग के विकास के लिए प्रदर्शनी लगवाई। परंतु ये सारी चीजें अच्छी बात थी ना, क्रांति के अनुरूप थी, भाई सुधार हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसने क्या कर दिया जो क्रांति का हत्यारा हो जाता है। परंतु जहां क्रांति का बल प्रत्यक्ष कर पर था, वहीं उसने अप्रत्यक्ष कर पर बल दिया। और 1804 ईस्वी में एक्साइज ब्यूरो की स्थापना की। इसी प्रकार क्रांति का बल मुख्य अर्थव्यवस्था पर रहा। लेकिन नेपोलियन ने वाणिज्यवादी नीति आपको अच्छी तरीके से बता चुके हैं। वाणिज्यवादी नीति क्या होती है, शुरू से बताते आए हैं। इसको आप प्रीवियस वीडियो को देखिए और समझिए वाणिज्यवादी क्या होती है। कोष्टक में लिखिए महाद्वीपीय व्यवस्था। वाणिज्यवादी नीति कोष्टक में लिखिए महाद्वीपीय व्यवस्था। हम एक लेक्चर अच्छे से खुद ही लेंगे, लेकिन आपको बता चुके हैं महाद्वीपीय व्यवस्था मतलब क्या होता है, क्योंकि ये सीधा सीधा उद्योगों को रोक टोक, इंग्लैंड से कोई व्यापार नहीं करना यूरोप को। इस प्रकार से उसने वाणिज्यवादी या महाद्वीपीय व्यवस्था, वाणिज्यवादी नीति लिखो कोष्टक में। वाणिज्यवादी नीति कोष्टक में महाद्वीपीय व्यवस्था। वाणिज्यवादी नीति, फिर वाणिज्यवादी नीति महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया। अब आपको एक बात यहां पर और पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर आप अगर ध्यान दें और उसको हेडलाइन करिए, ब्लैक पेन से उसको हेडलाइन कीजिए कि क्रांति जो थी अप्रत्यक्ष कर पर बल दे रही थी और नेपोलियन ने अप्रत्यक्ष कर को बल दिया। क्रांति प्रत्यक्ष कर पर बल दे रही थी, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर आपको इकोनॉमी की थोड़ी सी भी जानकारी होगी, अगर आप इकोनॉमी के बारे में थोड़ा जानते होंगे, आपको यह बात पता होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। आपको एक उदाहरण के रूप में समझा रहे हैं। मान लो अनिल अंबानी साहब है।
अनिल अंबानी साहब अपने 400 करोड़ बंगले में बैठकर एक गुड्डे बिस्किट खा रहे हैं, एक गुड्डे बिस्किट खा रहे हैं, 5 रुपए का गुड्डे बिस्किट खा रहे हैं। वहीं पर झुग्गी झोपड़ी में बैठा एक किसान का बच्चा भी 5 रुपए का गुड्डे बिस्किट खा रहा है। तो इन दोनों में चाहे अनिल अंबानी साहब हो, चाहे वह किसान का छोटा बच्चा हो, गरीब बच्चा हो, दोनों लोग खा रहे हैं गुड्डे बिस्किट, लेकिन टैक्स क्या दे रहे हैं? बराबरी का टैक्स दे रहे हैं, बराबरी का। ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। जो टैक्स हम डायरेक्ट सरकार को न देकर किसी वस्तु के जरिए सरकार को मिले, वह इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स हम अपने आय और व्यय के लेखा जोखा के तहत जो हमारी इनकम होती है उसके तहत अगर हम जो टैक्स जमा करते हैं उसे डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं। यह सीधा सा गलत बात है। क्रांति कहती थी जिसकी जितनी आय उसको उतना कर देना पड़ेगा, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? अप्रत्यक्ष कर को लागू किया और उसने बोला कि जो मतलब सभी वस्तुओं पर उसने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उसने अप्रत्यक्ष कर को ज्यादा महत्व दिया। इससे क्या होता है कि अब गरीब का बच्चा हो या अनिल अंबानी साहब हो, दोनों लोग बराबर का कर दे रहे हैं। ये तो गलत बात है ना भाई। समानता कहां रह गई? समानता तो दिख रही है। वो इतने बड़े आदमी, छोटा बच्चा है जिसकी इनकम 100 रुपए महीने की है, इनकी इनकम 100 अरब रुपए महीने की है। ये दोनों लोग बराबर का टैक्स देंगे? ये कहां का न्याय है ना? तो ये क्रांति का हत्यारा हो गया, क्रांति के विपरीत हो गया। क्रांति कहती थी डायरेक्ट टैक्स को बढ़ावा दो, नेपोलियन बोनापार्ट अप्रत्यक्ष कर को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए इसको क्रांति के विपरीत माना जाता है। इसलिए समझ रहे हैं ना? तो ये महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया मुक्त अर्थव्यवस्था पर, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने वाणिज्यवादी नीति महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया। फिर तीसरा पॉइंट लिखियो, तीसरा पॉइंट नेपोलियन कोड। नेपोलियन का अगला सुधार नेपोलियन कोड था। नेपोलियन कोड कोष्टक में लिखो विधि संग्रह। कोड किसे कहते हैं? कोड इसे कहते हैं जो सभी बहुत सारे कानून हैं, बहुत सारे कानूनों को, जैसे अभी भी श्रम कानून बना था, अभी भारत में संसद भवन में एक बिल पास हुआ था कि श्रम कोड ना, श्रम कोड बहुत कम से कम नहीं तो 400 से 500 श्रम कानूनें थी। उन सारे श्रम कानूनों को क्या नाम है, एक 4 से 5 कानूनों में एक संग्रह कर दिया गया। उस जो संग्रह कर दिया गया उसी को कहते हैं कोड। जब बहुत सारे चीजें थे उसको इकट्ठा करके एक ही में समाहित कर दिया जाता है, उसे कोड कहते हैं। तो नेपोलियन कोड लागू किया। नेपोलियन कोड कोष्टक में लिखो विधि संग्रह। विधि संग्रह, नेपोलियन कोड विधि संग्रह। विधि मतलब कानून, विधि संग्रह, विधि संग्रह, नेपोलियन कोड कोष्टक में विधि संग्रह। यह एक व्यापक विधि संग्रह था। यह एक व्यापक विधि संग्रह था। इसमें सिविल कानून, सिविल कानून का मतलब क्या होता है? जहां पर लड़ाई झगड़ा ना हो, मारपीट ना हो, लेन देन वाली बात हो, उसे सिविल कानून कहते हैं। जैसे कि तलाक का मामला हो, शादी का मामला हो, ये सब क्या है? सिविल कानून हो। जहां पर लाठी डंडे चल गए, आपराधिक कानून हो गए। ये अंतर ध्यान में रखिएगा। सिविल कानून, आपराधिक कानून को फौजदारी कानून कहते हैं ना, न्यायिक भाषा में फौजदारी कानून कहते हैं। कोष्टक में लिखो फौजदारी कानून। आपराधिक कानून को कोष्टक में लिखो फौजदारी कानून। सिविल कानून, आपराधिक कानून तथा व्यापारिक कानून शामिल थे, तथा व्यापारिक कानून भी शामिल थे। इसमें कुछ 2287 अनुच्छेद थे। 2287 अनुच्छेद थे। 2287 अनुच्छेद थे। 2287 अनुच्छेद थे। इसने क्रांति के कुछ आदर्शों को अपने में समाहित किया था। जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समान समानता का मतलब विधि के कानून के से अलग कोई न हो, चाहे वह राजा का बेटा हो, चाहे वह रंक का। कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है। अगर उसने हत्या किया है 2 साल का सजा है, तो उसने भी हत्या किया है तो 2 साल का सजा होगा।
कानून के समक्ष किसी को कोई भी असमानता की भावना नहीं दी जाएगी। इसी को कहते हैं विधि के समक्ष समानता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, व्यवसाय करने का अधिकार, व्यवसाय करने का अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता आदि आदि। परंतु दूसरी तरफ इसने क्रांति के कुछ आदर्शों की अवहेलना की। परंतु दूसरी तरफ इसने क्रांति के कुछ आदर्शों की अवहेलना की। जब इसने रोमन विधि की तरह से महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा, महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा तथा परिवार में पुरुष मुखिया की शक्ति बढ़ा दी, पुरुष मुखिया की शक्ति बढ़ा दी। उसने कहा कि जो घर का मुखिया है, जो वह कहेगा वही होगा। ये तो बात सही नहीं है ना यार भाई। मुखिया मतलब हो गए हो तो जो कहोगे वही सही है, इसका मतलब ये नहीं होता। तो उसने परिवार के मुखिया की शक्ति को बढ़ा दिया, जो यह क्रांति के विपरीत था। फिर नीचे लिखिए, परंतु एक दिलचस्प तथ्य है, परंतु एक दिलचस्प तथ्य है कि भले ही यूरोप में नेपोलियन के साम्राज्य को अस्वीकार कर दिया, भले ही यूरोप ने नेपोलियन के साम्राज्य को अस्वीकार कर दिया और नेपोलियन को यूरोप से बाहर कर दिया, परंतु नेपोलियन के सुधारों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी आलोचक ने बहुत बड़ी बात कही, नेपोलियन का साम्राज्य भले ही अस्थायी रहा, परंतु उसके सुधार ग्रेनाइट पर रखे हैं। आपका ये क्वेश्चन भी है, आपको इस पर प्रैक्टिस भी करना है। पहला क्वेश्चन यही है कि नेपोलियन का शासन भले ही अस्थायी रहा, लेकिन उसके सुधार ग्रेनाइट पर रहे, कैसे? इस पर आपको क्वेश्चन लिखना है। नेपोलियन का शासन अस्थायी रहा, परंतु उसके सुधार ग्रेनाइट पर रखे हैं ना। अब आप लोग हेडिंग डालिए, नेपोलियन के ना, ये हो गया। लिखो, हिंट डालिए, आधुनिक राष्ट्रवाद, क्योंकि देखो यूरोप में, जो फ्रांस में नेपोलियन की वजह से एक आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हो गई। ये कैसे हो गया, इसको भी आप समझ लीजिए। आधुनिक राष्ट्रवाद यूरोप में कैसे फैल गया? 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 नेपोलियन ने पॉइंट नंबर 1, नेपोलियन ने जब यूरोपीय भूभाग को जीता तो वह जहां भी गया उसने पुरातन व्यवस्था, कोष्टक में लिखो, सामंतवाद, चर्च व्यवस्था, कुलीन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। सामंतवाद, चर्च व्यवस्था, कुलीन व्यवस्था को समाप्त कर दिया ना। इस कारण संबंधित देश
आंतरिक रूप से संगठित हुए, आंतरिक रूप से संगठित हुए, आंतरिक रूप से संगठित हुए। पॉइंट नंबर 2, फ्रांसीसी संस्थाओं के साथ, फ्रांसीसी संस्थाओं के साथ संपर्क के क्रम में भी अनायास ही उसमें राष्ट्रवाद की चेतना आने लगी, उसमें राष्ट्रवाद की चेतना आने लगी, राष्ट्रवाद की चेतना आने लगी। पॉइंट नंबर 3, अनायास ही उसने विभाजित इटली व जर्मनी के एकीकरण को प्रोत्साहन दिया। उसने विभाजित इटली व जर्मनी के एकीकरण को प्रोत्साहित दिया। पॉइंट नंबर 4, नेपोलियन के साम्राज्यवादी नीति के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप में आधुनिकता का राष्ट्रवाद उद्भव हुआ। आपको बताया ना कि वहाँ के किस प्रकार से उसने वहाँ पर जाते थे, वहाँ की उनकी जो बहुमूल्य वस्तुएं होती थी, प्राचीन वस्तुएं होती थी जो उनके दिलों के करीब होती थी, उसको उठा लाता था फ्रांस में, इसलिए वहाँ के यूरोप में एक विरोधाभास भी उत्पन्न हो गया। राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ ना, राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ, राष्ट्रवाद का उद्भव हुआ। अब लिखो, अब तक हम लोगों ने एक समेकित करके लिख रहा था, अब पॉइंट पॉइंट लिख देना है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखना होगा कि कैसे हत्यारा था, कैसे वो क्रांति का प्रतीक था, लिखो, हेडिंग डालो। कहा जाता है नेपोलियन क्रांति का प्रतीक था, कहा जाता है नेपोलियन क्रांति का प्रतीक था अथवा क्रांति का शिशु था। कहा जाता है नेपोलियन क्रांति का प्रतीक था अथवा क्रांति का शिशु था। कैसे? क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे डायरेक्ट, इसमें कुछ आलोचना करना नहीं है। अगर आलोचना रहेगा दोनों पक्ष चाहिए, अगर एक पॉइंट चाहिए तो ये इस डाल देना। कहा जाता है कि नेपोलियन क्रांति का प्रतीक था अथवा क्रांति का शिशु का था। कैसे? पॉइंट नंबर 1, क्रांति ने ही उन परिस्थितियों को जन्म दिया, क्रांति ने ही उन परिस्थितियों को जन्म दिया जिससे नेपोलियन जैसा एक साधारण व्यक्ति भी उच्च पद पर पहुंच सका। जानते हैं क्रांति ने कुलीन तंत्र को समाप्त कर दिया, जो उच्च पदों पर रहता था, तो साधारण व्यक्ति भी योग्यता के आधार पहुंच गया। पॉइंट नंबर 2, क्रांति के सिद्धांतों के रक्षा के नाम पर नेपोलियन ने फ्रांस में अपने शासन के लिए वैधता प्राप्त की। उदाहरण के लिए, जब उसने अपने को फ्रांस का सम्राट घोषित किया, तब उसने गणतंत्र से अपना संबंध जोड़े रखने का नारा दिया। आगे चलकर गणतंत्र सब समाप्त हो जाता है, ये नारा दिया। अब गणतंत्र एक व्यक्ति में निहित है, वह है नेपोलियन। उसने नारा दिया, गणतंत्र एक व्यक्ति में निहित है, वह है नेपोलियन। आगे चलकर सब भूल जाता है। पॉइंट नंबर 3, सामाजिक क्षेत्र में उसने क्रांति के आदर्शों को बनाए रखा। अर्थात नेपोलियन कोड ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, विधि के समान समानता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभी को स्वीकृति दी। क्रांति ने सामंतवाद को समाप्त कर भूमि पर किसानों को नियंत्रण दे दिया। नेपोलियन ने इस नीति को जारी रखा। जो क्रांति ने सामंतवाद को समाप्त कर किसानों को भूमि दे दी थी, नेपोलियन ने भी उसे जारी रखा, और नेपोलियन कोड में जो स्वतंत्रता वगैरह थी वो भी ठीक थी। पॉइंट नंबर 4, आर्थिक क्षेत्र में भी उसके अनेक सुधार क्रांति के आदर्शों के अनुकूल थे।
क्रांति के आदर्शों के अनुकूल थे। फ्रांस में संपत्ति व आय का सर्वेक्षण कराना, औद्योगिक प्रदर्शनी करवाना, सट्टेबाजों पर रोक लगाना, सार्वजनिक भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, राष्ट्रीय बैंक की स्थापना करना, बचत पर बल देना, बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाना जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। कौन कौन से कार्य थे? बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किया, सट्टेबाजी को रोक लगाया, भ्रष्टाचार पर रोक लगाया ना, जो बंजर भूमि थी कृषि योग्य बनाया, ये सारी चीजें आर्थिक क्षेत्र में सुधार किया। मुक्त अर्थव्यवस्था को लागू किया, मुक्त अर्थव्यवस्था को नहीं लागू किया, महाद्वीपीय व्यवस्था को लागू किया था। फ्रांस के बाहर, पॉइंट नंबर 5, फ्रांस के बाहर यूरोप में भी उसका स्वागत किया गया और क्रांति के अग्रदूत के रूप में जाना गया। अब नीचे लिखो, नेपोलियन क्रांति का हत्यारा कैसे? पॉइंट नंबर 1, एक तरह से देखा जाए तो उसने गणतंत्र को समाप्त कर पुराने राजतंत्र को स्थापित कर दिया। इतना ही नहीं, उसने बुर्बो शासकों से अपना संबंध जोड़ने का प्रयास किया। पॉइंट नंबर 2, उसने लोगों की स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकारों को दबा दिया। उसने राजनीतिक दलों पर पाबंदी लगाई और गुप्त पुलिस की सहायता से अपने विरोधियों का सफाया किया। अतः वह भावी तानाशाहों के लिए एक प्रेरणा बन गया। पॉइंट नंबर 3 लिखो, उसने लोगों की स्वतंत्रता को कुचल दिया और समानता को अपने ढंग से परिभाषित किया। उसके लिए समानता का अर्थ अवसरों की समानता थी, आर्थिक समानता नहीं। पॉइंट नंबर 5, नेपोलियन कोड पर भी अनुदारवादी तत्व हावी था। अनुदारवादी तत्व हावी था। उदाहरण के लिए रोमन कोड, वही रोमन कोड जो पुरुषों को ज़्यादा अधिकार दिया, घर के मुखिया को अधिकार दिया। रोमन कोड के प्रभाव में भी परिवार के मुखिया की शक्ति बढ़ा दी गई थी तथा व्यक्तिवाद को दबाया गया था और महिलाओं को पुरुषों के अधीन रखा गया। पॉइंट नंबर 2, उसी प्रकार क्रांति का बल मुक्त अर्थव्यवस्था पर था। नेपोलियन ने महाद्वीपीय अर्थव्यवस्था को लागू किया। पॉइंट नंबर 3,
क्रांति ने चर्च को दबाकर धर्मनिरपेक्षता की नीति को प्रोत्साहन दिया था। चर्च को दबाकर धर्मनिरपेक्षता की नीति को प्रोत्साहन दिया था। लेकिन नेपोलियन ने अपने राजनीतिक स्थिति को मजबूती के लिए धर्म का उपयोग किया। पॉइंट नंबर 4, उसने 1801 ईस्वी में रोम के पोप के साथ समझौता कर चर्च को कुछ विशेषाधिकार को लौटा दिया। अगला पॉइंट, फ्रांस से बाहर यूरोप में उसे क्रांति ने अग्रदूत के रूप में देखा गया। परंतु सच्चाई यह है कि वह क्रांति के बिगड़े हुए आदर्शों का प्रतिनिधित्व करता था। अगला पॉइंट, नेपोलियन ने एक कृत्रिम कुलीन तंत्र की स्थापना की जो उसके हित की बात करते वह उन्हें उच्च पदों पर सम्मानित करता। मतलब वो एक कृत्रिम तरीके से कुलीन तंत्र, जो उसकी बात करता, जो उसका साथ देता, मतलब कि जो उसकी अच्छाई हो बुराई हो हर चीज में साथ देता, वह एक कुलीन तंत्र के लिए स्थापित हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा यहाँ तक का वीडियो। अब हम अगले चरण में अगले वीडियो में, अभी नेपोलियन का एक वीडियो हमें बनाना और होगा, क्योंकि फ्रांस क्रांति में नेपोलियन का बहुत बड़ा महत्व है। अब हम पढ़ेंगे नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था और नेपोलियन का पतन। अगले वीडियो में लास्ट वीडियो होगा फ्रांस क्रांति का। फिर उसके बाद हम 1815 के बाद यूरोप में क्या परिवर्तन हुए, किस प्रकार वियना व्यवस्था आया और वियना व्यवस्था ने किस प्रकार परिवर्तन को रोकने की कोशिश की, लेकिन फ्रांस किस प्रकार से जागरूक हो गया था, वह वियना व्यवस्था को भी समाप्त कर देता है। तो यही बात होती है। तो हम अगले वीडियो में महाद्वीपीय व्यवस्था को पढ़ेंगे और नेपोलियन के पतन को पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। बस मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि मेरे द्वारा पढ़ाए गए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। दैट्स ऑल। थैंक यू।